नमस्कार, मैं उनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों के आज फ्रंट पेज में हेडलाइंस बनी हुई है और लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मनीष जी हैं, हमारे साथ ब्यूरो हेड ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं, एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। और सीधे हम चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास और जानेंगे आज की तमाम बड़ी अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज ऐसी कौन सी खबर है जो लगातार सुर्खियों में है और सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड करी, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी खबरों में अगर देखा जाए जो आज मीडिया में छाया हुआ है वो ये है कि भारत ने चीन को जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा कि जो खनिज की खोज हमने हिंद महासागर में किया है उसका खनन हमें करना है, जिस पे हमेशा जो है चीन अड़ंगा डालता आया है। इसमें 13,000 किलोमीटर में धातु जो है खोजने के लिए भारत ने आवेदन कर दिया है कि इस एरिया में हमें जो भी धातु है इसके हम खनन करेंगे। अब इसमें जो है तो ये जो अभी कुछ दिन से नाम बदलने वाले जो कहानी चल रही थी उस पर जो है लोग ये बोल रहे हैं कि ये उसका जवाब है कि चीन को जो है उनके मुंह तोड़ जवाब भारत ने दे दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है अधिकतर लोगों का मानना था कि भारत कभी भी जवाब नहीं देता है। 1962 में जो भारत हारा उसके बाद से चीन भारत पर एक दबाव डालता चला गया, लेकिन अब जो है उस दबाव में भारत आने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये एक जो खबर है ये बड़े खबर के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि ईरान में आतंकी हमले हुए हैं जिसमें अनेक जवानों की मौत हुई है और 15 आतंकवादी भी मारे गए हैं। तो ये भी एक खबर है जिसमें देखा यह जाए कि ईरान हमेशा आतंकी के निशाने पे वहां पर रहता है, क्योंकि जो शिया सुन्नी लड़ाई है ये हमेशा वहां पर देखने को मिलता है और इसका बड़ा नुकसान वहां के आम जनता को उठाना पड़ता है। तो ये खबर भी आज प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दूसरा ये जो हम लोगों ने एक बात कल ये मुद्दा उठाया था पाकिस्तान का कि जो जजेस है पूरी टीम जो है जितने भी जजेस है उनके बेंच बना के इस पर जो है नाराजगी जाहिर की थी कि जिस प्रकार से अपहरण करके हो, बंधक बना के हो, जजों के परिवार के सदस्यों को अपने डिसीजन मनवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज उसके प्रतिक्रिया आतंकी की तरफ से आया है कि चाहे जस्टिस कितने भी अपने पूरी बेंच के लिए बैठक जमा ले तो हमारे खिलाफ कोई उसमें फैसला सुना दे, लेकिन उनको धमकी मिली है, जस्टिस सहित पूरे जजेस को जो है धमकी मिली है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो इसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होगा। तो ये पूरे दुनिया के लिए जो है जो लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत खंबा है न्यायपालिका के ऊपर ये हमला है। अब ये पूरी दुनिया, क्योंकि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि ये हमले वो रोक पाए, क्योंकि आतंकी का निर्माण जो है वो पाकिस्तान करता चला आया है और ये आज से नहीं है, जग जाहिर है। तो इस कारण से आतंकी को रोक पाना, आतंकवाद को रोक पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि यदि न्यायपालिका की रक्षा करनी है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है जो चीफ जस्टिस सहित सारे जजेस को जिस प्रकार से धमकी दी है तो इससे लग रहा है कि अब जो जजेस एक होके जब इसके खिलाफ आवाज उठाया कि हमारे परिवार को बंधक बनाओ या कुछ भी करो, हमारे उसमें सुरक्षा प्रदान की जाए और हमें परेशानी आ रही है क्योंकि कई आतंकियों को छुड़ाने के लिए इस प्रकार के जो है हरकत आतंकी संगठन कर रहे हैं, तो उसको जो है रोकना जरूरी है। तो अब मुझे लग रहा है कि इस धमकी के बाद पाकिस्तान में बड़ा इसमें
भूकंप आना है कि भैया जब न्यायपालिका ही खतरे में है तो आम जनता का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक और खबर मैं बताना चाहूंगा कि जो ऋषि सुनक है उसके पार्टी के सर्वे किया गया है। सर्वे में ये देखा गया कि वो अभी कमजोर स्थिति में है। मतलब आज अगर चुनाव हो जाए तो उसमें स्थिति उनकी मजबूत नहीं है। हो सकता है कि वो हार जाए। अमेरिका की खबर, ये जो बाइडेन ने इफ्तार पार्टी का ये किया था, बुलाया था, और मुस्लिमों ने उसमें दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि हम बाइडेन के किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बाइडेन जो है ये इजराइल का समर्थक है। इसी कारण से जो मुस्लिमों ने उनको नजरअंदाज किया है और इफ्तार पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो मुझे ये भी एक बात लग रही है कि एक दिन ट्रम्प और बाइडेन के बीच में सीधी टक्कर वहां पर है, और अगर वहां पे जो अल्पसंख्यक है वो उन्होंने अगर बाइकाट कर दिया तो इसका सीधा नुकसान बाइडेन को बिल्कुल उठाना पड़ सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे, एडिटर हमारे साथ सूरज पाठक जी हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं और लगातार अखबारों के फ्रंट पेज में आज ट्रेंडिंग में है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, इस समय देश में चुनावी माहौल है, तो जहां चुनाव से संबंधित खबरें हैं तमाम, और उसके साथ ही कुछ और कोर्ट के निर्णय या कोर्ट की बातें भी जो हैं इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में मिशन 25 का टारगेट लेकर के जिस तरह से चल रहा है, और देखा जा रहा है कि देश के लगभग हर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान खुद संभाल रखी है। तो 25 सीटों का टारगेट लेकर के राजस्थान में इस तरह से चल रहा है कि ऐसे में देखा जा रहा है कि दौसा, करौली, धौलपुर, चूरू, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा लोकसभा पर फोकस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और यहाँ देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं रखी गई हैं इन लोकसभा क्षेत्रों में। दूसरी तरफ बता दूं कि कांग्रेस का आज घोषणा पत्र जारी होने वाला है। इस पर सबकी नजर बनी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अपने घोषणा पत्र में जहां जैसा कि हमने देखा था कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो उन्होंने 5 गारंटी की बात कही थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6वीं गारंटी की बात कहते हुए कि 6वीं गारंटी मैं ये देता हूं कि ये 5 गारंटी पूरी होंगी। तो इस बार देश के चूंकि लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय की बात कही है और 25 गारंटी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दे अपनी स्थान पर हैं कि कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं, कौन किसको, कौन सा राजनीतिक दल किस विपक्षी दल को, अपने प्रतिद्वंदी को किस मुद्दे पर घेरना चाहता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो चुनाव है ये गारंटी पर आ गया है। ये गारंटी बनाम गारंटी। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि दीदी की गारंटी है। अब कांग्रेस अपना गारंटी पत्र जारी कर रही है और इसमें 25 गारंटी की बात कही है। एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जहां देश में तमाम मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के साथ साथ में कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है। अब वो उसको कितना हवा दे पाती है तो देखना पड़ेगा। लेकिन आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है, उस घोषणा पत्र को लेकर के सबकी नजर उस पर टिकी होगी। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, 2019 का चुनाव अमेठी से जहां राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच था, राहुल गांधी वहां से हार गए थे। हालांकि 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो वायनाड से उनको जीत हासिल हुई थी। लेकिन अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती, जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, राजीव गांधी चुनाव लड़े और राहुल गांधी चुनाव लड़े, लेकिन अब वो सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में स्मृति ईरानी वहां से सांसद है। उस सीट से गांधी परिवार के दामाद प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इच्छा जताई है कि मैं अमेठी सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं। यहाँ एक चीज जरूर देखी गई है कि जो उन्होंने बात कही है उसके पीछे एक जो वजह बताई जा रही है सियासी गलियारों में जिस तरह से लेकर चर्चा है कि यदि रॉबर्ट वाड्रा उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वहां कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, कुछ सियासी समीकरण ऐसे हुए हैं जिनको लेकर के भी हम देखें कि स्मृति ईरानी ने जब एक स्कूल बंद करवाया था, एक अस्पताल बंद करवाया था, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मतदाताओं के बीच में हवा देने की कोशिश की जा सकती है अमेठी सीट पर। दूसरी एक और खबर, हालांकि कल दिन भर जिस पर घमासान मचा रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ और बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अनिल शर्मा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना बहुत कुछ अपने आप में सियासी कहानी कहता है। और जिस तरह से तमाम चीजें हैं यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खास तौर से जिसे हम काउ बेल्ट कहते हैं, हिंदी बेल्ट कहते हैं, हिंदी बेल्ट के राज्यों में
वो राम का बाण लेकर के चल रही है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या का राम मंदिर और 370 की बात करें, सीए की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर के जनता पार्टी आगे बढ़ी। वही कांग्रेस जैसा देखा जा रहा है कि 2014 में वो बात कर रही है कांग्रेस की 2014 में जो गारंटी दी गई थी वो गारंटी पूरी नहीं है, तो अब गारंटी पर कैसे विश्वास करें। एक और बड़ी खबर है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्षमा चाहूंगा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हाई कोर्ट ने संदेश खाली के जो मामला है, क्योंकि संदेश खाली को लेकर के जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल में जब भी सभा करते हैं या पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात करते हैं तो संदेश खाली का जिक्र जरूर करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि संदेश खाली के गुनहगारों को सजा मिलेगी। तो उसी मामले को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एक तल्ख टिप्पणी की है और ये कहें कि पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट का जो शब्द है कि अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है और एक भी शिकायत अगर सच है तो यह शर्मनाक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूरा प्रशासन और सत्ताधारी दल इसके लिए नैतिक स्तर पर 100% जिम्मेदार हैं और वही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह लोगों की सुरक्षा का मामला है और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। यह राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है कि राज्य के नागरिकों को उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि संदेश खाली में टीएमसी के कई नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने या महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगना और जब कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामले को लेकर के, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है शाहजहां, और शाहजहां को पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से पुलिस ने उसे सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई की जांच चल रही है और हालांकि ये भी कहा गया था कि इस मामले की जो है जांच इंडिपेंडेंस एजेंसी से कराई जाए। तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है कि इस मामले को, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है उनकी और इस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा नहीं कर पाए हैं। और यहाँ एक बात और बता दूं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में चुनाव को लेकर के वाईएसआर और वाईएसआरपीसी के बीच में जिस तरह का मामला चल रहा है वो खबर भी इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। जी निशा। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे, मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, तमाम सामाजिक मुद्दों से जुड़ी और क्राइम जगत से जुड़ी और ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है सुर्खियों में, और क्योंकि भाजपा क्योंकि ममता जो है वो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। ममता ने भाजपा को जहरीला सांप बताया था और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है, हम जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन भाजपा पर नहीं। ये बयान जो है उनका लगातार काफ़ी सुर्खियों में है और लगातार वायरल भी हो रहा है। जी बिल्कुल निशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कल की रैली में ममता बनर्जी ने बयान दिया है, उन्होंने बीजेपी की तुलना सांप से की है और सांप से भी नहीं जहरीले सांप से, कि हम एक बार जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि इस प्रकार के बयान को लेकर के चुनाव आयोग बिल्कुल सख्त है। अभी आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है और जो टीडीपी के अध्यक्ष है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जो मौजूदा मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी, उनको शैतान, चोर और इस प्रकार की कई गंभीर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने उनको नोटिस थमाया है। चुनाव आयोग ने उनको ये भी कहा है कि आप इस मामले में स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि हम पहले ही ये कह चुके हैं कि इस प्रकार की अमर्यादित भाषा चुनाव में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी राजनेता इस प्रकार के बयान देता है, टिप्पणी करता है, वो भी पर्सनल कमेंट करता है, तो हम सख्त संज्ञान लेंगे। अब जहरीले सांप से बीजेपी की तुलना की गई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा, तो वाकई चुनाव आयोग इसमें एक्शन लेगा या नहीं, या नोटिस देगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बयान किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हम किसी पर जब आरोप लगा रहे होते हैं तो पर्सनल टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने भी इस बात का जिक्र किया है। अब देखिए, मैं दूसरी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक और खबर जो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में रही, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट की है। उन्होंने केजरीवाल की जो पत्नी है, कल उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ा, तो उसमें जब केजरीवाल उस कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं तो हम देखते हैं कि दो फोटो उनके पीछे लगी रहती है। एक लगी रहती है भगत सिंह जी की और दूसरी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। उन दोनों की फोटो के बीच में अरविंद केजरीवाल की एक फोटो लगाई गई और फिर उनके संदेश को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा। अब जब वो फोटो वहां पर देखी गई बीजेपी के द्वारा, तो उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और इसको अफसोसजनक बताया।
बताया। दूसरी ओर जब बीजेपी ने इसको अफसोसजनक बताया तो जो आतिशी है आप नेता, उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल है वो क्रांतिकारी है और क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार के से हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, नेता रहे हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, अरविंद केजरीवाल भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये खबर भी खास चर्चा का विषय रही। देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-3 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। ये बैठक राउंड टेबल होगी और यहाँ जो विपक्षी दल है, 7 विपक्षी पार्टियां, उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने पत्र के माध्यम से आमंत्रित किया है। उसमें समाजवादी पार्टी शामिल है, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उसमें सीपीआई शामिल है, इसके अलावा समता दल शामिल है, उसमें और जो भी इंडिया अलायंस के जो घटक दल है, उन सभी को पत्र लिखा गया है और इस पत्र के माध्यम से सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है। 6 अप्रैल को जब ये बड़ी बैठक होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, तो उसमें सभी जो घटक दल है वो शामिल होंगे। इसको बड़ी बैठक के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि उसी दिन बीजेपी का स्थापना दिवस है। बीजेपी विशेष अभियान चला रही है और उसमें विशेष अभियान के तहत 1 लाख कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इसी बीच कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि कांग्रेस इसके पीछे की रणनीति क्या है, तो कांग्रेस इसके अतीत में जाना चाहती है क्योंकि 6 अप्रैल से ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और 6 अप्रैल को ही इस प्रकार की कांग्रेस बैठक कर रही, तो कहीं ना कहीं इसको भावनात्मक तौर पर कांग्रेस पेश करने की कोशिश करेगी। उधर 6 अप्रैल को ही एक और बड़ी बैठक होगी, वहां पर बीजेपी अपने स्थापना दिवस मनाएगी। स्थापना दिवस में 1 लाख कार्यकर्ताओं की वो बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश करेगी और हर एक बूथ पर कम से कम नहीं तो 370 वोट बढ़ाने की जो रणनीति बीजेपी बना रही है उस पर बीजेपी काम करेगी। 7 अप्रैल को देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है मध्य प्रदेश में। इसमें भी कई संदेश देने की कोशिश करेगी बीजेपी। उनकी तैयारियों को लेकर बीजेपी भरसक कोशिश कर रही है। एक और खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि मुरैना और ग्वालियर सीट अभी क्लियर नहीं हो पाई है। इसके अलावा एक और सीट है जो खंडवा की, वो भी क्लियर नहीं हो पाई है। कांग्रेस में नेताओं के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उधर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, इनके बीच में भी कुछ दांवपेच फंसे हैं। खंडवा की सीट में एक और बात निकलकर सामने आई है कि वहां का जो स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, वो चाहते हैं कि अरुण यादव वहां पर चुनाव लड़े, लेकिन 2 और नाम सामने निकल कर आए हैं, उन पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। तो जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये 2-3 खबरें हैं जो चर्चा का विषय रही है। जी निशा। जी बिल्कुल, हमारे साथ ब्यूरो हेड, लखनऊ ब्यूरो हेड ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश में आपको जानकारी देना चाहूंगी। देखिए, यूपी में जो दूसरे चरण की जो है 8 सीटों के लिए अब तक 175 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन। आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप सिढ़वा ने जानकारी दी है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के जो द्वितीय चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के जो नामांकन के लिए 28 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी हुई थी। तृतीय चरण के लिए कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन अभी तक दाखिल किया है। वहीं नामांकन के अंतिम दिन अगर हम देखें तो आज कुल 94 नामांकन दाखिल हुआ और इसके पहले भी अगर हम बात करें तो 81 नामांकन दाखिल हुआ था। बताऊं कि गाजियाबाद में सर्वाधिक 35 प्रत्याशियों ने तथा बुलंदशहर में अनुसूचित जनजाति में सबसे कम 10 प्रत्याशियों ने नामांकन है वो दाखिल किया और इसी पर इन्होंने जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तृतीय चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से अगर देखें तो कुल 175 जो है वो नामांकन दाखिल किए गए हैं। इसे मैं बात करूंगा कि अब अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो बार बार जो है कहीं ना कहीं टिकट बदलने में अपने ही चक्र में वो फंसते नजर दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी में कहीं कहीं देखा जाए जो टिकट वितरण को लेकर कहीं न कहीं लोग लगातार वो उनसे कह रहे हैं कि समय पे वो टिकट ना तो वितरण कर पा रहे, ना तो कैंडिडेट डिसाइड कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं इस पर अखिलेश के लिए नई मुश्किलें भी हो रही हैं। आपको बताऊं कि चुनाव प्रचार से दूर अभी टिकट वितरण में उलझी जो सपा है अब अपने ही चक्रव्यूह में फंसती दिख रही है। बताओ कि पश्चिम यूपी में जिस तरह बार बार प्रत्याशी बदलने का सिलसिला चल रहा है, उससे पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।
जिनका टिकट कट गया है उन्हें अपने समर्थकों को समझाना मुश्किल हो रहा है समाजवादी पार्टी। ऐसे मायूस नेताओं को समझाकर उन्हें प्रचार में लगाना व उत्साहित करना सपा के लिए अब नई चुनौती आ खड़ी हुई है। वैसे पार्टी टिकटों में बदलाव को मजबूत प्रत्याशी की तलाश का आधार बता रही है, लेकिन यह नई मुश्किल ऐसे वक्त में आई है जब चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और बिल्कुल पार्टी का मुकम्मल प्रचार अभियान अभी तक देखे शुरू नहीं हो पाया है। तो अखिलेश यादव के जो है चुनावी दौरे हैं, चुनावी घोषणा पत्र है, कांग्रेस के साथ संयुक्त रैलियां हैं, आज अभियान टिकट वितरण इस तरह के खेल जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। आपको निशा जी बताऊंगा कि मेरठ में 1 महीने में 3 टिकट, हालात न्याय की सपा में कब किसका टिकट कट जाए, कटकर दोबारा मिल जाए और फिर टिकट कट जाए, कोई पक्की तौर नहीं कह सकता है। तो इस तरीके के जो उदाहरण है कहीं न कहीं वो उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अब मैं बात बताना चाहूंगा निशा कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो सूदखोर है इस तरीके से हावी हैं कि बाराबंकी के तहसील में एक सुशील नामक जो चर्चित कर्मचारी था, उसको एक व्यक्ति ने, उमेश चंद्र ने ब्याज पर पैसा दिया था 60,000 रुपए 15% प्रति माह, जो उसको लगातार वो सूदखोर परेशान कर रहा था। और उसको लेकर जो सुशील कुमार की पत्नी है किरण देवी ने एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को दिया है। उन्होंने कहा है कि सूदखोर उमेश चंद्र के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार वो उनके घर पहुंचता है और 60,000 रुपए 6 साल पहले देने के बावजूद लगभग उन्होंने 4 लाख रुपए अभी तक दिया है और वो लगातार उन पर दबाव बना रहा है कि हमको जो है वो पैसा दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद भी ऐसे जो सूदखोर है वो सक्रिय हैं। इस समय मैं बात करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश का जिला है मुरादाबाद, वहां पे इस तरीके के मामले आ रहे हैं कि एक जो किशोर है उसका अपहरण करने के बाद में लोगों ने उसको चप्पलों की माला पहनाकर फिर उसका जो है कहीं न कहीं अपना जो है टॉयलेट पिलाकर और उसके बाद गटर का पानी पिलाकर उसको पूरे गांव में घुमाया। तो इस तरीके की ऐसी अमानवीय घटना जो है वो कहीं न कहीं 2 थाना क्षेत्रों की है। पीड़ित के पिता ने आज जो है थाना सिविल लाइन में 8 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज लेकर आई है। ये पूरा मामला जो है सिविल लाइन अपहरण किशोर का थाना मंझोला क्षेत्र के एक गाँव में ले जाकर पेशाब पिलाने का जैसा अमानवीय व्यवहार किया गया है। कहीं न कहीं जो पीड़ित किशोर के पिता ने हजारा, इसका बेटा आकाश, पिंकू और इसकी पत्नी रजनी शर्मा, अम्बरीश, कमल, अरविंद ने सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऐसा ये पूरा मामला कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि जो थाना अध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि यह मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर FIR दर्ज कराई गई है। ये पूरी घटना उन्होंने बताया कि जो लोग हैं इस मामले में काफी गंभीरता से लेते हुए जो एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें आरोपियों की पहचान की जा रही है। 2 व्यक्ति और एक नामजद व्यक्ति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में 3 सगे भाई हैं, जिनमें एक व्यक्ति युवती का पिता है। थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। पीड़ित किशोर और विपक्षी की बेटी से प्रेम करता था। किशोर के पिता ने पुलिस को बताया कि घटना 30 मार्च की है, जो कि आरोप लगाया है कि पिंकू शर्मा ने उनके बेटे को फोन कर अगवानपुर रेलवे स्टेशन नई बस्ती के पास बुलाया और बेटे के पहुंचने पर उन लोगों ने उसे वहीं पर अपहरण कर लिया। अपने गांव नानक बाड़ी कनौरा थाना पाक बड़ा ले गए, जहां आरोपी हजारा को बेटा आकाश, पिंकू, रजनी, कई अन्य लोगों ने उनके बेटे के साथ अमानवीय रूप से मारपीट की। फिर उसके हाथ पैर बांधकर गले में चप्पलों की माला डालकर लाठी डंडों से पीटा गया। तो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं निशा कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश की देने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव से, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तमाम बड़ी जानकारी आप सभी दर्शकों के साथ साझा की। राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम खबरें, लगातार चुनावी माहौल क्योंकि चल रहा है तो उसको लेके जो तमाम खबरें थी वो सब भी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हमारे साथ सूरज पाठक जी एडिटर और मनीष जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमने जाना कि आज कौन सी खबरें जो लगातार ट्रेंडिंग में है, सुर्खियों में है, और प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।